जी सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और आज हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह नन्हे पहलवान, जिनको आप सुनते रहते हैं। और खेल की जो हमारी चर्चा रहती है कि वो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें इतनी विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है। और आज भी जो हमारी चर्चा होने वाली है, मैं दावा करता हूं आप जितनी भी देर हमारे साथ रहेंगे, 30 मिनट 25 मिनट, तो आप ये चर्चा पहली बार किसी भी चैनल पे सुनेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का और आपका मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी खेल एक ओलंपिक लेवल पे शामिल होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजनारायण जी, आपने हमें समय दिया, दर्शकों को समय दिया। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं जी, सबसे पहले तो खेल के पीछे की जो परिवेश है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। भारत की आजादी के बाद शुरुआती दिनों का तो देखो जी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि क्या बैकग्राउंड होता था, कौन बच्चे खेल में आते थे। और हमने तो राजा महाराजाओं के बच्चे भी क्रिकेट खेलते देखे हैं और बड़ी गेम्स। लेकिन कुश्ती, बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात कर लूं, मैं एथलेटिक्स की बात कर लूं, तो हमेशा से ही बहुत ही गरीब घर के बच्चे, बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे आते रहे हैं। अब क्योंकि वो बच्चे सेकंड और थर्ड जनरेशन के हो गए, तो थोड़े से ठीक ठाक हो गई हैं फैमिलीज। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के, गरीब परिवेश के बच्चे हैं राजनारायण जी खेलों में, जिनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मैं इसमें ना, एक बेटी है हमारी कुश्ती की, 53 किलो में ओलंपिक्स गई थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी, कुछ इंजर्ड थी। जो विनेश फोगाट वाले मैटर में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अंतिम पंघाल के पिताश्री ने अपने हिस्से की 2 एकड़ जमीन बेच के उसको स्पोर्ट्स कराई है। और मुझे नहीं लगता कि अंतिम पंघाल अपने जीवन में इतने पैसे कमा पाएगी कि अपने पिताजी को वापस वो 2 एकड़ जमीन दिलवा पाए। अगर तो ओलंपिक का मेडल आ गया तो अलग बात है, अगर ओलंपिक का मेडल नहीं आया, कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती खत्म हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अंतिम पंघाल अपने पिताजी को वो खेत वापस खरीद के दे पाएगी। तो आप सोच लीजिए किस परिवार के कैसे कैसे बच्चे हमारे खेलों में आए हैं और ओलंपिक स्तर तक गए हैं। अब आपने ओलंपिक्स की बात की राजनारायण जी, भारतीय कुश्ती की बात करूं या भारतीय खेलों की मैं बात कर लूं, तो पिछले 10 सालों में जो लेवल या आप कहिए जो फैसिलिटीज मिली हैं, मैं 2008 में पहली बार मैंने अपने नजदीकी से देखा था इंडिया कैंप को। आप यकीन मानिए, 2008 में जब सुशील पहलवान का मेडल आया है और विजेंद्र सिंह का मेडल आया है, तो वो दोनों कैंप लगे हुए थे एनआईएस पटियाला में। एनआईएस पटियाला में वो जो गद्दे थे ना, जिन पे जो पुराने वाला हॉल था, वो हॉल सन 70 सन 60 का बना हुआ था। उसके बाद वहां पे जो मेस था या वहां पे जो बॉयज का हॉस्टल था, वो उनकी स्थिति दयनीय थी। अच्छा, साथ में वहां एथलेटिक्स का कैंप भी लगा हुआ था। है, आप सोच के देखिए, वहां कोई फैसिलिटी नहीं थी, एक फॉरेन कोच था, कोई डाइट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था और घोटाले ही घोटाले थे। लेकिन फिर हमने पिछले इधर 10 सालों में देखा है कि कैसे, देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कौन बैठा है। मैंने कुश्ती के अंदर जो मूल, जैसे आप कहते हैं ना, जो जमीनी स्तर पे जो बदलाव देखे, वो सबसे ज्यादा मैंने देखा डिसिप्लिन के मामले में। ब्रिजभूषण शरण सिंह के आने की वजह से कुश्ती में सिर्फ एक चीज आई, कि कुश्ती में सब पहले होता था कि पहलवान ज्यादा बड़े गुंडे होते थे, ना कोचेस से डरते थे ना फेडरेशन से डरते थे। फिर कुश्ती में एक आदमी आया जो इनसे बड़ा दबदबा है, जिसका जो कहता है कि दबदबा था, दबदबा है, रहे दबदबा रहेगा। तो वो आदमी आया, तो उससे ना पहलवानों की वो जो गुंडागर्दी, वो जो गुंडों वाली एक इमेज थी ना मन में कि हम तो पहलवान हैं, वो इमेज उन्होंने ठीक की। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लगातार रेसलिंग ने 5 के 5 ओलंपिक्स में मेडल दिए हैं। ठीक है, मेडल की टैली हमारी कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी अन्य खेलों में हमने अच्छा किया है, लेकिन ओलंपिक स्तर पे आज भी हम कितने मेडल ले पाते हैं? 1 2 4 5। मतलब आप सोच के देखिए ना, कि चाइना जैसे देश वहां 100 मतलब मेडल ले जा रहे हैं, हमारे बराबर की जनसंख्या का देश है। अमेरिका 35 करोड़ की जनसंख्या का देश है, और मुझे लग रहा है कि सारे ओलंपिक्स मिला के उनके पास 500-700 तो सिर्फ गोल्ड होंगे। है, हर बार वो 100 का आंकड़ा पार कर जाते हैं, और हम वही, आज तक हमने 10 का आंकड़ा पार नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें खेलों में और पैसा और फंड तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अब मैं आता हूं सरकार पे, कि सरकार कैसे कभी कभी अब जाने में अनजाने में कैसे खेलों को पीछे ले जा रही है। मेरा एक घर का भतीजा है जो ताइक्वांडो करता है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, तो उनका कैंप लगा हुआ है, रयात बाहरा यूनिवर्सिटी है जी, ये मोहाली खरड़ में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वर्ल्ड बॉडी है ताइक्वांडो की ना,
उससे जो ये फेडरेशन एफिलिएटेड है, इसका नाम है इंडिया ताइक्वांडो। इस बॉडी को भारतीय सरकार, भारतीय खेल विभाग, साई या ओलंपिक एसोसिएशन इसको मान्यता नहीं दे रखी है। जिसको इन्होंने मान्यता दी है उसको वर्ल्ड बॉडी मान्यता नहीं दे रखी है। अब यही सेम काम कुश्ती के साथ होता था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कहती थी कि भैया यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो वर्ल्ड की बॉडी है उससे मैं एफिलिएटेड हूं, तुम ठीक है कैंप लगवाओ, नेशनल्स कराओ, लेकिन टीम तो मैं भेजूंगा, क्योंकि जो आईडी और पासवर्ड है जिससे हम लॉगिन करके टीम भेजते हैं वो मेरे पास है, वो मैं तुमको दूंगा नहीं। और कोई कोर्ट ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू का एक नियम है कि आपको फेडरेशन को सरकारी दबाव से मुक्त रखना होता है, सरकार का कोई दबाव फेडरेशन में नहीं चलेगा। अब वापस आता है ताइक्वांडो, इंडिया ताइक्वांडो पे। आप सोच के देखिए कि गरीब परिवेश का एक बच्चा जो किसी तरह मतलब अपने उसके माँ बाप अपना पेट काट के उसको स्पोर्ट्स करा रहे हैं कि कल को वो देश का नाम रोशन करेगा, उन बच्चों से 1.5 लाख रुपए हर बच्चे से लिए जा रहे हैं, ताइक्वांडो वाले बच्चों से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं कैडेट की। तो अब आप बताइए कहाँ है मोदी जी, कहाँ है हमारे खेल मंत्री जी? सो रहे हैं, उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। एक गरीब बच्चा कहाँ से 1.5 लाख रुपए लाए? अब उसके पिताजी कल मेरे पास आए थे और कह रहे थे यार कोई स्पॉन्सर ढूंढ दो, अपने पिताजी से बोलो जरा कोई स्पॉन्सर ढूंढे। तो हम कल से लगे हुए उसके लिए कोई स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी बहन और अपने बहनोई से कर्जा लेकर दे दिया है और 50,000 रुपए और अभी देने। अब आप सोचिए कि वो आदमी अपने स्तर पे स्पॉन्सर ढूंढ रहा है, लेकिन इंडिया ताइक्वांडो जो इतनी बड़ी बॉडी है ताइक्वांडो की, वो स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाई। तो ये हाल है आज भी हमारे देश में कि टाटा जैसी एकेडमियां हैं, जेएसडब्ल्यू है, ओजीक्यू है, उसके बावजूद इंडिया ताइक्वांडो को एक स्पॉन्सर नहीं मिल रहा जो 10 बच्चों का 15-20 लाख रुपए जो खर्च है वो दे दे। तो आज भी देश में खेलों का ये हाल है। फिर आप और मैं बातें करते हैं कि ओलंपिक्स में हम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बताइए राजन जी, इसका क्या हाल देखा? जी जी दिग्विजय जी, मेरे को याद है 1988 के ओलंपिक खेलों में ताइक्वांडो को एक प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था, और जो सन 2000 सिडनी ओलंपिक हुए थे इसको परमानेंट शामिल कर लिया गया था। और आज धरती के 206 देश इस खेल को खेलते हैं, लेकिन भारत का एक भी खिलाड़ी का अगर नाम गिनवाने की बात की जाए तो आपको और मेरे को याद नहीं आएगा कि ताइक्वांडो इस गेम का कोई, क्योंकि ये कोरियन गेम है और इतने लोग। और मैंने गूगल से पूछा कि गूगल ओलंपिक खेल जो है उनमें सबसे कम खेलने वाले देश कौन से हैं, तो आप और दर्शक हैरान होंगे कि गूगल ने मेरे को बताया कि क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल है जो धरती के सबसे कम देशों द्वारा खेला जाता है, और उसमें पैसा देखिए आप उन्होंने इसको किस लेवल पे ले गए हैं। लेकिन क्या जो एक ताइक्वांडो है, ऐसे खेल में अगर ये फेडरेशन का जो झगड़ा है तो हमारे बच्चे क्यों जाएंगे जो और अच्छे जो जिसमें उनको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और अच्छा मान सम्मान मिलता है, जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है, कि एक खिलाड़ी 2-2 मेडल लेके आ रहा है कि ओलंपिक में। तो इस खेल को धीरे धीरे मेरे को लगता है कि जो जोर तो पूरा लगता है इसमें, कुश्ती जितना ही लगता है। तो इस सिचुएशन में कौन बच्चा इस गेम को खेलेगा दिग्विजय? अब मैं आपको बताता हूँ राजन, इसके पीछे दिक्कत क्या है। आपके बच्चे भी स्कूल गए होंगे या जाते होंगे, आपने देखा है स्कूलों में कराटे और ताइक्वांडो के नाम पे ये दो मैं इंडिया के सबसे फर्जी खेल मानता हूं। मैं खुद इस बात को एडमिट करूंगा कि इनसे ज्यादा फर्जीवाड़ा किसी गेम में है नहीं। मेरे माताजी स्केटिंग भी, हाँ स्केटिंग भी, हाँ। कैरम, ऐसे तो बहुत सारी गेम है, लेकिन ये मेन तो ये मैं कराटे को ही मानूंगा कि ताइक्वांडो और कराटे। अब मेरी माताजी जिस स्कूल में प्रिंसिपल है उनके बच्चे कराटे करते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे 40-40, 50-50 मेडल आते हैं नेशनल्स में उनके। 5-7 फेडरेशन हैं और एक से एक फर्जी फेडरेशन है जो एंट्री फीस लेती है, नेशनल्स कराती है, सारा खर्चा बच्चा देता है और बच्चे का गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स के पीछे की हकीकत क्या है। सेम हाल इंडिया में ताइक्वांडो का है। एक तो नया नया होना, इजी होना, बाकी गेमों की तुलना में उतनी मेहनत नहीं है, उतना कंपटीशन नहीं है। मेहनत तो तब होगी राजना जी जब कंपटीशन हो। अगर पता हो ना कि ताइक्वांडो में आज पूरा कंपटीशन और ताइक्वांडो में हमारे मेडल आते हैं वर्ल्ड में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कुश्ती जितना कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्तर नहीं अभी हमारे
खिलाड़ियों का, ना कोचेस का, ना बॉडी का, ना फेडरेशन का। तो अभी उसमें उतना जोर नहीं लग रहा, उतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और माँ बाप की अज्ञानता मानूंगा मैं। माँ बाप के लिए है क्या ना, अब देखिए इंडिया में कभी आपको याद होगा खेल के नाम पे सिर्फ एक खेल है, क्रिकेट है। आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से 14-14 साल के बच्चे रातों रात सुपरस्टार हो जाते हैं। वो एक लड़का भी नया उठा है बिहार का, सूर्यवंशी है, उसने 17 बॉलों में 30-35 रन मार दिया, आज वो इंडिया में सेंसेशन बन चुका है। तो आपने खुद ही बता दिया कि क्रिकेट जितनी फर्जी गेम जो इतने कम देशों में खेली जाती है, लेकिन इंडिया में इतनी पॉपुलर है। तो इंडिया में एक्चुअली माँ बाप के अंदर अज्ञानता की कमी है कि कौन से खेलों से आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा, कौन से खेलों में हम अच्छा वर्ल्ड और ओलंपिक्स में परफॉर्म करते हैं। भाई अगर आप उस खेल में डालते हैं तो ठीक है, आपके बच्चे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वही बात है ना, फिर फल भी उतना ही मीठा मिलेगा। आज आप यूपी देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, पंजाब देखिए, एशियन गेम्स के अगर गोल्ड आ रहे हैं तो डिप्टी एसपी की नौकरी मिल रही है, 3 करोड़ रुपए यूपी दे रहा है और बाकी सुख सुविधाएं। अभी विनेश फोगाट ने तो चलो चाहे भीख मांग के ही 4 करोड़ और एक प्लॉट ले, लेकिन ले तो लिया ना है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे खेलों को कराना चाहिए माँ बाप को जिसमें ठीक है थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, लेकिन उसके बाद फ्रूट भी उतना ही मीठा है। और माँ बाप की अज्ञानता है कि ताइक्वांडो जैसे गेम में वो अपने बच्चे को फंसा रहे हैं जिसका भविष्य कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आपको एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 2-4 टूर लग जाएंगे, लेकिन आप वर्ल्ड में या कहीं इंडिया में स्टैंड नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अभी दिग्विजय जी एक दल गया हुआ है, भारतीय दल अंडर 15 और अंडर 17 की 4 टीमें गई हुई हैं बॉक्सिंग की, जो जॉर्डन देश है उसकी राजधानी है अमान, उसमें वो सारे साई के खर्चे पे गए हुए हैं। और वहां टूर्नामेंट में क्या हुआ कि कुछ वजन तो ऐसे हैं जिसमें 2 खिलाड़ी केवल मेडल है, 4 कुछ वजन है जिसमें 3, कुछ है जिसमें 4, मतलब 4 खिलाड़ी 4 मेडल। तो उसमें भारत ने क्या किया कि ड्रा पड़ते ही 43 पदक पक्के हो गए और कुल बॉक्सर गए 56, लेकिन वो सरकारी खर्चे पे गए हैं, सरकारी खर्चे पे। तो पहले तो सबसे पहले तो जो भी दर्शक इस बात को देख रहा है, सुन रहा है, पहली बात यह है कि अगर आपकी जेब से 1 रुपया भी लगता है किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में किसी भी खेल की, तो आप फर्जी हो, आप उसके जो चंगुल में फंस चुके हो, जो ट्रैप बिछाया गया है। क्योंकि आप बॉक्सिंग और कुश्ती से देखिए, हमारे इतने 15 साल के 12 साल के बच्चे भी बाहर जाते हैं तो वो सरकारी खर्चे पे जाते हैं। तो ये पेरेंट्स क्यों लोगों से पैसा उठा के और ऐसे फर्जी खेलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। और परसों तो मेरे पास एक जानकार का फोन आया कि अंडर 15 में बास्केटबॉल सब जूनियर जो होती नेशनल खेलना, माँ भाई तू बास्केटबॉल खेल रहे क्यों है। तो ताइक्वांडो भी एक वही खेल है जो हैंडबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का पूरे भारत में जो असर हमने देखा है कि ये कभी भी ओलंपिक कोटा की 100 रैंकिंग जो टॉप 100 देश है उसमें भी शामिल नहीं हो पाते। तो दिग्विजय जी क्या किया जाए हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, इन पेरेंट्स को गाइड करने के लिए क्या कदम उठाए भारतीय सरकार या प्रदेश सरकारें कि इस तरह के खेलों से अपने बच्चों को दूर रख सके। जी दिग्विजय। सॉरी, सबसे पहले तो जी माँ बाप को ना खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। अब तो राजनारायण जी, मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, कल मेरे गेहूं की फसल हमारी कटी थी तो थ्रेशर आया हुआ था और गेहूं का काम चल रहा था ना। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, वहां वो जो लेबर थी उसके 2-2.5 साल के बच्चे रहे होंगे, 2। और वो मोबाइल पे ना ऐसे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे और वो बड़े वाला अपने छोटे भाई को दिखा रहा था कि ये देख। और ऐसे मैं देख के हैरान था कि आज 2-2.5 साल का बच्चा, उसके हाथ में गूगल की फैसिलिटी है और वो सारा विश्व देख रहा है, सारा वर्ल्ड उसके लिए ओपन हो चुका है। तो पहले तो जी माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो खुद रिसर्च करे कि जिस गेम में अपने बच्चे को हम डाल रहे हैं उस गेम का हिंदुस्तान में क्या भविष्य है और वर्ल्ड में हिंदुस्तान उस गेम में कहाँ स्टैंड करता है। अगर आप अपने बच्चे को किसी ऐसी गेम में डाल देंगे जिसमें उसके रिजल्ट बड़े जल्दी और बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो सबसे पहले माँ बाप का फर्ज बनता है। फिर उसके बाद देखिए सरकारों को भी ऐसी गेम्स को कहीं ना कहीं डी रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा है।
सरकार, मैं नहीं कहता कोई गेम आसान है, कोई गेम टफ है, या कोई सी गेम में कोई वर्ल्ड का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं निकल सकता। हमने अफगानिस्तान से, मैंने खिलाड़ी मुझे याद है जी, वो 2 बार का मेडलिस्ट है ओलंपिक्स में ताइक्वांडो का। आप सोच के देखिए, अफगानिस्तान का खिलाड़ी 2 बार का मेडलिस्ट है, जिस देश में खाने को रोटी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बम और AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लोगों के हाथ में है, तालिबान की सरकार है वहां पर, शरिया का लॉ चलता है, लेकिन उस देश का एक प्लेयर 2 बार ओलंपिक्स में मेडल ले आया। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ताइक्वांडो में कल को मेडल नहीं आएंगे, या स्केटिंग कल को ओलंपिक्स में नहीं पहुंच सकती। बहुत सारी ऐसी गेम है जो आजकल आ जा रही हैं। अब हमने देखा है ना, इस बार तो शायद फ्री स्टाइल हिप हॉप डांस ओलंपिक्स में था। अब आप सोच के देखिए, डांस ओलंपिक्स में, डांस का ओलंपिक्स में क्या काम भाई। लेकिन ठीक है, ताइक्वांडो। तो माँ बाप की, देखिए सबसे पहले तो माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चे को कुछ भी काम कराने से पहले रिसर्च करें। आप एक बात बताइए ना, आपने जब अपने बच्चों को पढ़ाया होगा तो 8th के बाद आपने डिसाइड किया होगा ना, मेडिकल कराऊंगा, फाइनेंस कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, आर्ट्स कराऊंगा या इंजीनियरिंग कराऊंगा। तो उस हिसाब से आपने तैयारी की होगी। फिर आपने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होगा तब आपने डिसाइड किया होगा कि मैकेनिकल कराऊं कि सिविल कराऊं, है कल को MBBS कर लिया तो MS कराऊं कि उसको ऑर्थो में कराऊं कि उसको सर्जन बनाऊं, हार्ट में कराऊं, क्या कराऊं। तो माँ बाप को अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर करने के लिए अब तो देखिए गूगल है, आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप खुद इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपके आसपास ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उनसे सलाह लीजिए, जानकारी लीजिए। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जी, सबसे आसान तरीका है, आपके पास पढ़ने वाले किसी भी अच्छे सेंटर या स्पोर्ट्स स्टेडियम या कोई साई का स्टेडियम हो, वहां जाएं। स्टेट का कोई अगर स्टेडियम है वहां जाए, वहां पर देखें कि कौन से खेल प्रचलित हैं, ओलंपिक्स में हमारे किन खेलों में, एशियन गेम्स में किन खेलों में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे को कहां डालना है। सरकार आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। आप एक बात बताइए ना, किसी खेल को हम डी रिकॉग्नाइज आखिर कैसे कर दें? सरकार तो इसमें कभी नहीं कर सकती। सरकार को तो हर एक खेल को प्रमोट करना है। अब मैंने तो एक दिन देखा कि एक वो वॉलीबॉल है जो पैरों से खेली जाती है, क्या उस सेपक कटाकरा ऐसे कुछ कहते हैं उसे, सेपक टाकरा। तो अब आप सोचिए कि पैरों से वॉलीबॉल खेली जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान में प्रचलन नहीं, कल को आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से खेल थे जो हिंदुस्तान में पहले नहीं थे, लेकिन उन खेलों में हिंदुस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, और आगे उम्मीद करते हैं कि ताइक्वांडो भी उस स्तर पे जाए। लेकिन माँ बाप को ये डिसाइड करना होगा कि कैसे अपने बच्चे को हम फर्जी खेलों से बचाएं, जो कल को बाद में उनके बच्चों का सिर्फ शोषण हो और उनके पैसों का शोषण हो। अब जैसे 1.5 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं है एक गरीब परिवार के लिए। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो वो लिस्ट होनी चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में है, मतलब ओलंपिक में, एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम। वो भी हमारे बहुत सारे गेम खाली पड़े हैं जिसमें हम मेडल नहीं ले पाते। तो उससे बाहर हमें जाने की जरूरत ही नहीं। जो किसी भी एक फॉर्मेट में है, ऐसे खेल को क्यों खेल ले हम? मतलब स्मार्ट स्पोर्ट्स तो यही हुआ ना आज के दिन, कि तीनों फॉर्मेट में हमारे बहुत सारे गेम है। बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है, हमारे पास एथलेटिक्स है, ये तीनों फॉर्मेट में, बॉक्सिंग है, तीनों फॉर्मेट में है। तो आपके पास इतनी चॉइस है, तो आप कोई फर्जी खेलों में, मेरे को तो लगता है जो स्कूलों में DP है, ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इन बच्चों को बहका लेते हैं, और मेडल आएगा, मेडल आएगा। ये देखते नहीं कि मेडल किस लेवल का है। पैसे ले लेते जी, थोड़े पैसे दे देते हैं पेरेंट्स। मतलब हद की बात ये है कि मतलब उनको इतनी समझ नहीं है। और फिर मेरे पास भी कई, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे बहुत आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि भाई बधाई हो, अपने पोते का मेडल आया और तू भी एक बार बधाई दे देना अपने भाई को। तो मेरे भाई लगते उनका बेटा था, तो मैंने उनको फोन कर दिया, माँ जी बहुत बहुत बधाई हो, मेडल आया, बेटे का सिल्वर मेडल आया है। तो मैं तो जागरूक हूं, मैंने पूछा कि भाई इवेंट क्या था? बोले जी स्केटिंग में आया स्टेट में। माथा पकड़ लिया मैंने तो। इतना बड़ा परिवार वो, और उसको इतनी समझ नहीं कि स्केटिंग का मेडल भाई, और उस स्केटिंग के मेडल को मतलब कंपेयर कर रहे हैं एशियन गेम्स के इवेंट के मेडल के बराबर। ये तो हमारे माँ बाप की हालत है दिग्विजय जी। और इस पे चर्चा करने के लिए मैं तो मानता हूं कि 100 यूट्यूब चैनल होने चाहिए, 2000 व्यक्ति होने चाहिए जो दिन रात इसी बात पे प्रचार प्रसार करें कि भाई अपने बच्चों को केवल और केवल वही इवेंट कराओ जो रिकॉग्नाइज है किसी भी बॉडी में। तो हमारे बिल्कुल आने वाले समय में हम और भी करते रहेंगे। तो इस ताइक्वांडो का क्या रहेगा आपके, जो अभी जो फंसा पड़ा ये मामला?
ताइक्वांडो पे तो बाद में आऊंगा, पहले आपको मैं एक बात बताऊंगा। देखिए, बाबा जी भी ना एक बात कहते हैं, पिताजी मेरे, कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स करनी चाहिए, बच्चा उससे स्ट्रांग होता है, मेंटली फिजिकली है, बच्चे के अंदर लड़ने की एक क्षमता आती है, वो हर स्तर पे, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर है उसके अंदर है, सब कुछ स्ट्रांग होता है। लेकिन ठीक है, उसके लिए आप ताइक्वांडो कराइए, कराटे कराइए, ऐसी गेम्स कराइए, स्केटिंग कराइए, हैं, जो मर्जी स्पोर्ट्स कराइए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे का भविष्य स्पोर्ट्स में बनाना है, तो फिर आपको ऐसी गेम्स डिसाइड करनी चाहिए जो आपने कहा कि जो कम से कम ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हो ही, और ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो खाली पड़ी है। अब आप सोचिए, नीरज चोपड़ा से पहले क्या हिंदुस्तान में जेवलिन नाम की कोई इवेंट होता और जेवलिन में कोई सुपरस्टार पैदा हुआ था? लेकिन आज आप देखिए, मुझे लग रहा है कि 5-7 लड़के इंडिया के ऐसे हैं जो 80 प्लस फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे सुनने में आया था कि वो किशोर जो लड़का है, या डीपी मनु जो है, शायद वो अभी बैन हो गया है 4 साल के लिए, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड के चक्कर में है। तो ये भी खेल से एक जुड़ा हिस्सा है कि बच्चों को अभी भी अकल नहीं आ रही है कि अब आप स्टेरॉइड्स के बल पे तो एक दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको जब मर्जी नाडा वाडा फोन करके आपकी लोकेशन लेके पहुंच जाएगी और पकड़े जाओगे। तो स्पोर्ट्स में स्टेरॉइड्स का सहारा लेकर तो अब काम नहीं चलेगा, अब तो आपका शेयर लक और टैलेंट और आपकी मेहनत काम आएगी। तो देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ताइक्वांडो का भविष्य मुझे तो अभी निकट भविष्य एकदम उज्जवल नहीं लग रहा है। आप एक बात बताइए ना, ताइक्वांडो में तो हम वर्ल्ड में कहीं परफॉर्म भी नहीं करते, एशियन गेम्स में हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ओलंपिक्स की बात छोड़िए, कुश्ती तो पिछले 5 ओलंपिक से लगातार परफॉर्म कर रही थी, हर ओलंपिक में मेडल लेके आई। कुश्ती के साथ जो 1.5 साल भारतीय सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, आप सोच के देखिए। वो तो आपके और मेरे सामने था ना, कि चंद लोगों के फर्जी आरोपों की वजह से 1.5 साल कुश्ती अपने ट्रैक से नीचे गई, और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे लोगों ने कैसे पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ अपने राजनीतिक और अपने निजी कुछ मकसद साधने के लिए। वो कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बने और उन्होंने कुश्ती को बर्बाद किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जी, कुश्ती में कैंप लगने जा रहा है 1 तारीख से। जो लड़कों का कैंप है वो लखनऊ के साई सेंटर, जहां पहले लड़कियों का कैंप होता था, वहां लग रहा है, और लड़कियों का कैंप लगेगा इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। तो मुझे नहीं लगता कि जी ताइक्वांडो का कोई भविष्य इधर, तो मुझे लग नहीं रहा है फेडरेशन में। क्यों? क्योंकि ताइक्वांडो, देखिए, कुश्ती में तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार थे ना, जिनकी बात पूरा वर्ल्ड सुन गया, जिनके भाई सारे वर्ल्ड ने ट्वीट किए, सारा वर्ल्ड वॉच कर रहा था, बड़े बड़े प्लेयर उस पर ट्वीट, कमेंट और ट्विटर पे और इस पे सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, बातें हो रही थी, हैं। लेकिन ताइक्वांडो का कोई खिलाड़ी इतना बड़ा सुपरस्टार इंडिया में नहीं है जिसकी बात सरकार सुने, क्योंकि सरकार वर्ल्ड के पास लेवल वाले को भी ज्यादा नहीं जानते कि वर्ल्ड लेवल पे कोई ताइक्वांडो का इतना असरदार खिलाड़ी रहा। तो जब तक आपका या तो कोई बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी हो या कोई बहुत बड़ा खेल एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ अगर जुड़ा ना है, तो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ताइक्वांडो का कुछ भला होने जा रहा है। और ताइक्वांडो में मैंने ऐसा सुना है कि कभी तो 4 फेडरेशन हुआ करती थी, चारों अपनी नेशनल्स कराती थी, है, और आज भी यही हो रहा है। लेकिन अब वही है कि इसमें शोषण बच्चों का हो रहा है। सेम मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ, इसमें एक और प्रॉब्लम है ताइक्वांडो में। अगर आप इंडिया ताइक्वांडो को रिकॉग्नाइज करते हो, उसके कॉम्पिटिशन्स में खेलते हो, तो आपको ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने कॉम्पिटिशन्स में नहीं खेलने देता। और अब इसमें मैटर फंसता है नौकरी का, क्योंकि इंडिया में जितने भी सरकारी विभाग हैं वो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट को मानते हैं। लेकिन अब जो बच्चा इंडिया ताइक्वांडो को मानता है तो उसके डॉक्यूमेंट ही सरकारी विभाग नहीं मान रहा। तो सबसे बड़ा एक ये पेच है, इस पेच को कोई समझ नहीं पा रहा कि अगर आप फर्जी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। और आज भी 99% पेरेंट्स का सबसे पहले होता है कि छोटा मोटा मेडल आए तो सबसे पहले एक नौकरी लग जाए कि बच्चा अपने आप को और अपने खेल को सपोर्ट कर पाए। तो माँ बाप जो रेसलिंग की रेलवे वालों ने जो करवाई थी जयपुर में, उसको उसके नौकरी लग गए क्या सारे? ना, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए। नहीं, वो तो रेलवे ने ही करवाई थी, रेलवे ने नौकरी देनी थी, तो उसमें रेलवे को नौकरी देनी चाहिए उनको। ऐसे नहीं होता। क्या है कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होने अंत में WFI का ऑफिस ही जाता है। अच्छा। तो WFI कहती है कि ना जी, हमने तो कोई नेशनल्स कराई नहीं थी, फर्जी सर्टिफिकेट, लो काटा। वो राजनाथ जी, ये काम तो चल ही नहीं सकता। अंततः आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने, अगर ग्रुप डी की नौकरी है तो स्टेट फेडरेशन के पास, और अगर क्लास
3 या उससे ऊपर की नौकरी है तो विनेश का जो लास्ट मेडल था नेशनल का, वो तो जयपुर वाला ही था। विनेश फोगाट तो देखो जी बड़ी सुपरस्टार खिलाड़ी, आज एमएलए साहिबा हैं। वो अलग बात है कि अपने हल्के में आजकल दिखती नहीं है, हल्के में उनके एब्सकॉन्डिंग के पोस्टर लगा दिए हैं लोगों ने, हैं। तो विनेश फोगाट की तो बात करनी चाहिए। जितना कुश्ती के साथ कुश्ती का जो दोहन, कुश्ती का जो शोषण विनेश फोगाट और इस पूरे गैंग ने किया है ना जी, और जितना नुकसान किया है, उसका रिजल्ट था 2024 का हमारा ओलंपिक्स। जो 1 मेडल आया ना अमन का, वहां कम से कम 3 मेडल आने चाहिए थे। सिर्फ विनेश फोगाट और उनकी वजह से, इनके इन चमचों की वजह से वो 1.5-2 साल जो कुश्ती बर्बाद हुई है ना, अब देखिए ट्रैक पे आने लग गई है। अब कैंप लगेंगे, टूर जाएंगे, बच्चे परफॉर्म करेंगे। जी जी, अच्छी बात है, आ जाए तो। और हमारी और आपकी चर्चा का भी यही विषय है कि आने वाले समय में हमारे जो अभिभावक हैं वो जितना जल्दी हो उसके नॉलेज ले लें। और आपको जरा सी लगती है गूगल से पूछना, ये गूगल सारी बातें बता देता है। नहीं तो आप बाबा की खरी खोटी को देखते रहें। खेलों से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव चर्चाएं हम करते रहते हैं। और दिग्विजय जी, आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कमेंट बॉक्स में जो है हमारे दर्शक कमेंट कर सकते हैं, और किसी खेल की जानकारी वो जानना चाहते हैं तो हम विस्तृत जो है खोज करके आप तक जानकारी लेके आएंगे। तो आप आखिर तक बने रहे ले हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका राजनारायण जी। जय श्री राम।